कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा ही इतने शानदार प्रोडक्ट्स कैसे बना लेती हैं जबकि बाकी स्ट्रगल करती रहती हैं? अच्छा, इसका राज एक ऐसे आइडिया में छिपा है जिसने दुनिया ही बदल दी, क्वालिटी या गुणवत्ता का आइडिया। आज हम इसी आइडिया की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक फैक्ट्री में की जाने वाली मामूली सी जांच एक ऐसी फिलॉसफी बन गई जिसने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे आइडिया की जिसे पहले अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसी आइडिया ने जंग के बाद जापान को फिर से खड़ा कर दिया और फिर पूरी दुनिया पर छा गया। चलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस जबरदस्त यात्रा को समझते हैं। तो देखिए, शुरू शुरू में क्वालिटी कोई फैंसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसकी शुरुआत तो फैक्ट्री के शोर शराबे के बीच एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल जरूरत से हुई थी। पहले क्या होता था, 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट चलता था। मतलब पहले पूरा प्रोडक्ट बना लो, फिर आखिर में चेक करो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन फिर 1920s में आए वॉल्टर शेवार्ट और उन्होंने गेम ही बदल दिया। उन्होंने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि प्रोडक्शन के दौरान ही लगातार डेटा चेक करते रहो ताकि कोई भी प्रॉब्लम खराब प्रोडक्ट बनने से पहले ही पकड़ में आ जाए और उसे ठीक कर दिया जाए। मतलब अब फोकस गलती पकड़ने पर नहीं, गलती को होने से रोकने पर था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, अब ये जो क्रांति थी ना, इसके बीज धीरे धीरे बोए गए। शुरुआत हुई 1920s में शेवार्ट के काम से। फिर आया 1950s का दौर। एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ जुरान इसी आइडिया को लेकर गए पोस्ट वॉर जापान में, और वहां तो कमाल ही हो गया। एक ऐसा इकोनॉमिक मिरेकल हुआ कि जापान एक ग्लोबल पावर बन गया। और फिर 1980s आते आते जापान की इस जबरदस्त कामयाबी को देखकर अमेरिका को भी झुकना पड़ा और टीक्यूएम के सिद्धांतों को अपनाना पड़ा। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर चलते हैं। वो दौर जब इन आइडियाज को, जिन्हें वेस्ट में कोई खास भाव नहीं मिल रहा था, जापान में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला और बस वहीं से दुनिया बदल गई। तो डेमिंग और जुरैन ने जापान में स्टैटिस्टिकल मेथड्स तो इंट्रोड्यूस किए, लेकिन असली मैजिक, असली जादू तब हुआ जब फोकस सिर्फ बाहर से इंस्पेक्शन करने से हटकर खुद एम्प्लॉइज के हाथ में आ गया। अब इंप्रूवमेंट की जिम्मेदारी उनकी थी। इसी दौरान क्वालिटी सर्कल्स का कॉन्सेप्ट आया, जहां कर्मचारी खुद बैठकर रेगुलरली डिस्कस करते थे कि क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसने हर एक इंसान को प्रोसेस का हिस्सा बना दिया और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के मायने ही बदल दिए। और फिर आया साल 1987। इस साल अमेरिकी सरकार ने मैल्कम बॉलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड शुरू किया। और यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, नहीं, ये एक सीधा सादा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि भाई अब अमेरिका भी क्वालिटी को लेकर सीरियस हो गया है। ये अमेरिकी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का सिग्नल था। तो सवाल यह है कि आखिर डेमिंग का सीक्रेट था क्या? उनके आइडियाज में ऐसा क्या खास था जिसने इतनी बड़ी क्रांति ला दी? चलिए जरा इसे करीब से समझते हैं। देखिए, डेमिंग के जो 14 पॉइंट्स हैं, वो कोई सिंपल चेकलिस्ट नहीं है कि टिक करते जाओ और काम हो गया। नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा सिस्टम है किसी भी कंपनी को बदलने का जहां हर एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसे सपोर्ट करता है। इस पूरी फिलॉसफी की नींव आप कह सकते हैं 3 मेन आइडियाज पर टिकी है। पहला, आपका मकसद एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर फोकस करो। दूसरा, जीरो डिफेक्ट्स को अपना मंत्र बना लो। ये सोच ही छोड़ दो कि थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं। और तीसरा, इंस्पेक्शन पर डिपेंड मत रहो, बल्कि प्रोसेस के शुरू में ही क्वालिटी बनाओ। जैसे मान लीजिए एक कार बन रही है। इंस्पेक्शन का मतलब है पूरी कार बनने के बाद उसमें खामियां ढूंढना, और क्वालिटी बनाने का मतलब है ये पक्का करना कि हर एक पार्ट, हर एक स्क्रू एकदम परफेक्ट तरीके से लगे, ताकि आखिर में कोई खामी बचे ही ना। अब यही नींव हमें पूरे सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। डेमिंग कहते थे कि सिर्फ प्राइस टैग देखकर सप्लायर चुनना बंद करो। क्यों? क्योंकि जो सबसे सस्ता सप्लायर है ना, वो लॉन्ग रन में अक्सर सबसे महंगा पड़ता है जब उसके खराब पार्ट्स की वजह से प्रोडक्शन में दिक्कतें आती हैं। तो इसके बजाय सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म भरोसे वाले रिश्ते बनाओ। और हाँ, हमेशा इंप्रूव करते रहने के साइकिल को अपनी आदत बना लो, जिसे हम कहते हैं PDCA, यानी प्लान डू चेक एक्ट। लेकिन देखिए, कितना भी बढ़िया सिस्टम हो, वो तभी काम करेगा जब लोग मोटिवेटेड हों। इसीलिए डेमिंग ने लोगों को, एम्प्लॉइज को पावर देने पर बहुत जोर दिया। उनकी 3 बातें थी। लगातार ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, लीडर्स को बॉस की तरह हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि एक कोच की तरह गाइड करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, डर का माहौल खत्म करो। क्योंकि सोचिए, जब लोग गलती करने से डरेंगे या कुछ नया बोलने से डरेंगे तो वो कभी रिस्क नहीं लेंगे, और जहां रिस्क नहीं, वहां इनोवेशन भी नहीं।
तो एक ऐसा सेफ माहौल बनाना जरूरी है जहां हर कोई बिना डरे अपनी बात कह सके। और इसी सेफ माहौल का एक और हिस्सा है डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को तोड़ना। होता क्या है, जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता। इसका सोल्यूशन क्या है? क्रॉस फंक्शनल टीमें बनाओ जहां मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सेल्स सब लोग एक साथ बैठकर काम करें। डेमिंग को खोखले नारों और दीवारों पर लगे मोटिवेशनल पोस्टर से सख्त चिढ़ थी। उनका कहना था कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जगह होनी चाहिए डेटा पर आधारित गोल्स, जैसे कि OKRs, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप एक बड़ा गोल सेट करते हो और फिर उसे ट्रैक करने के लिए कुछ खास, नापने लायक नतीजे तय करते हो। ये किसी भी नारे से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और उनका 12वां पॉइंट था, प्रेशर की जगह प्राइड को चुनो। मतलब लोगों पर सिर्फ नंबर का कोटा पूरा करने का प्रेशर मत डालो, क्योंकि इससे होता क्या है, लोग सिस्टम से खिलवाड़ करने लगते हैं। जैसे किसी सेल्स पर्सन का टारगेट है महीने में 10 सेल करने का, तो वो बस किसी भी तरह 10 सेल करने पर फोकस करेगा, भले ही उसे कस्टमर को गलत जानकारी क्यों ना देनी पड़े। तो इसकी जगह कर्मचारियों के अंदर अपने काम को लेकर एक गर्व, एक प्राइड की फीलिंग जगाओ। और आखिर में डेमिंग के आखिरी 2 पॉइंट्स ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदलने की बात करते हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में सबको एजुकेट करना जरूरी है। और दूसरा, ये जो बदलाव की बात है ना, ये हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है। जब हर कोई टॉप से लेकर बॉटम तक क्वालिटी के लिए कमिटेड होगा, तभी असली बदलाव आएगा। तो ये थी डेमिंग की फिलॉसफी। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में, आज के मॉडर्न बिजनेस तरीकों में ये फिलॉसफी कहाँ फिट होती है। चलिए देखते हैं कि इसका असर आज भी कितना गहरा है। और मजे की बात यह है कि डेमिंग के ये जो कोर आइडियाज है ना, वो आज के बड़े बड़े ग्लोबल फ्रेमवर्क्स के डीएनए में बसे हुए हैं। जैसे ये टेबल देखिए, ISO 9000 का स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट, 6 सिग्मा का स्टैटिस्टिकल कंट्रोल वाला आइडिया और लीन फिलॉसफी का वेस्ट कम करने पर फोकस, ये सब के सब TQM से ही निकले हैं। और आज हम क्वालिटी 4.0 के दौर में जी रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि डेमिंग के उन्हीं सिद्धांतों को AI और IoT जैसे मॉडर्न डिजिटल टूल्स के साथ इस्तेमाल करना है। AI एनालिटिक्स अब गलतियां होने से पहले ही बता सकता है। और अब तो क्वालिटी गोल्स को ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मतलब अब कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि समाज और हमारे प्लैनेट पर उनके काम का क्या असर हो रहा है, इस पर भी ध्यान दे रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्वालिटी कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कमिटमेंट है जो हमेशा बेहतर होने के लिए किया जाता है। डेमिंग के पूरे काम के पीछे जो सोच थी ना, उसे वो कहते थे सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। इसमें 4 चीजें आती हैं। पहली, सिस्टम को समझना, मतलब ये जानना कि कंपनी का हर हिस्सा एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, जैसे मार्केटिंग का काम प्रोडक्शन पर असर डालता है। दूसरा, वेरिएशन को समझना। तीसरा, नॉलेज की थ्योरी को समझना, मतलब हम सीखते कैसे हैं। और चौथा, साइकोलॉजी, यानी इंसानों के मोटिवेशन और बिहेवियर को समझना। और ये एक जबरदस्त कोट पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। क्वालिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। ये इंप्रूवमेंट के बारे में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो अगली बार जब कोई शानदार प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करें, तो 1 सेकंड के लिए उस सफर के बारे में जरूर सोचिएला, जो उसे इतना बेहतरीन बनाने में लगा है।